हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यानी कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर रखा हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके चारों तरफ किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है। तो मान लो ये एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट रखा हुआ है P, जो कि r डिस्टेंस पर है इस वायर से। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट के बीच में से हमें एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना होगा, जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। जो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, जो एक इमेजिनरी सरफेस है, इसके बीच में से हमने बनाया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा। हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस पॉइंट के बीच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पार हो रहा है ना। आप देखोगे ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पार होगा, है ना। इस तरीके से चारों तरफ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, है ना। बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। तो हमें क्या करना होगा, इस सरफेस पर किसी भी एक जगह हमें एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लेना है। इस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए तो इंटीग्रेशन करके पूरे सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लिए, जिसको हम ds नाम देंगे। ऑब्वियसली एरिया वेक्टर तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा ds का। और इसी पॉइंट पर अगर आप देखोगे ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों इसी तरफ है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर आप देखोगे ये भी तो एक प्लेन है इस गॉसियन सरफेस का, जो कि एक सर्कुलर प्लेन है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ds होगा, जो कि एरिया वेक्टर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा ds ऊपर की तरफ, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन यही है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी पर यहीं पर अगर और एक एरिया अगर ले लोगे तो ये डायरेक्शन हो रहा है ds का, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होगा इसका, यानी कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो ये एक प्लेन है नीचे की तरफ, ये एक प्लेन है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, और ये एक कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का तीन ही तो चीज है ना। ऊपर एक प्लेन, नीचे एक प्लेन, और ये कर्व सरफेस। तो इसको हम पार्ट 1 मान लेंगे, इसको हम पार्ट 2 मान लेंगे, और इसको हम पार्ट 3 मान लेंगे। तो इसको हम पार्ट 1 मानते हैं, लेट्स से दिस इज द पार्ट 2, एंड इसको हम पार्ट 3 मान लेते हैं। तो यहाँ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करके इसका, और इसको इंटीग्रेट करके पूरा कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है कितना, है ना। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the gaussian surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था फॉर्मूला, फाई इक्वल इंटीग्रेशन E डॉट ds, है ना। यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो कहाँ कहाँ होना है, पार्ट 1 पे होना है, पार्ट 2 पे होना है, और पार्ट 3 पर होना है। तो अगर हम देखेंगे इसको तो क्लियर कर देते हैं, पार्ट 1 पे, है ना। तो ई डॉट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड पार्ट वाला लिख लेते हैं, तो इसको भी ई डी एस को हटा देंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा। फिर ये थर्ड वाला, है ना, इस पर भी हम क्या करेंगे, ई डी एस और डॉट प्रोडक्ट हटा दिए तो cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ, ई और ds के बीच का एंगल।
तो सबसे पहला E और DS के बीच का एंगल यह है 90 डिग्री, है ना। DS और E के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ हम थीटा पे 90 डिग्री यूज करेंगे, 90 डिग्री। और इस सेकेंड वाले पार्ट में E और DS जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा यहाँ पे होगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ हम यूज करेंगे 0 डिग्री। और थर्ड वाले पार्ट में यहाँ भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, DS और E के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, 90 डिग्री। अब हमें पता है cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है तो ये टर्म रह जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ सीधा इस वाले पार्ट को जीरो लिख देते हैं और ये वाला पार्ट रह जाएगा जो कि सेकंड पार्ट है ना, EDS, ठीक है। और cos 0 डिग्री 1 है और ये वाला पार्ट भी जीरो है, क्योंकि ये cos 90 डिग्री जीरो होता है तो पूरा पार्ट जीरो हुआ, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब क्या समझे, ये जो प्लेन है इसके बीच में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बीच में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, कर्व सरफेस के बीच में से होगा इस सिलेंडर का, ठीक है। यानी कि ऐसा बाहर की तरफ दाएं बाएं अंदर और बाहर इन्हीं डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये जीरो, इसको जीरो छोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है हर एक पॉइंट पे, तो ये कांस्टेंट होगा, इसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसको बाहर लाते हैं, तो E हुआ बाहर और सेकेंड का पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका DS का इंटीग्रेशन। DS माने ये छोटा सा एरिया का एलिमेंट। अब ध्यान से देखो, ये छोटा सा एरिया का एलिमेंट कर्व सरफेस पे है, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में। अब कर्व सरफेस में छोटे छोटे जितने सारे DS है सबको अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल सरफेस आएगा कि नहीं, कर्व वाला। अब कर्व वाला सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई r l होता है। l क्या है, l है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसका कितना हाइट है वो वाला, है ना। तो इसको हम लिखेंगे फाई E और ये इंटीग्रेशन कर देंगे DS का, DS मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई RL, 2 पाई RL। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ये क्या आया, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये आया E डॉट 2 पाई RL। अब हम गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था, फ्लास्क इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस वाले लॉ का हमने लास्ट वाले क्लास में प्रूव किया था, ठीक है। तो ये जो फ्लास्क का टोटल क्या आया था, E 2 पाई RL, है ना। ये अभी अभी हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 पे। तो ये Q है, Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका क्या था, लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, Q बाय L है ना। तो Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा L लिख सकते हैं, याद रखना। तो Q के बदले हम क्या लिखेंगे, लेमडा L लिखेंगे और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेमडा L और ये 2 पाई RL और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो L L हम कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई R और एप्सिलॉन नॉट। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का पहला एप्लीकेशन हमने देख लिया कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इससे r डिस्टेंस पर रखे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा बाय 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से अगर कुछ भी डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।